नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, रूस ने बंद किए एयरपोर्ट, पुतिन ने दी धमकी। भारत के लिए बुरी खबर, रूस यूक्रेन तनातनी के चलते कच्चे तेल का दाम पहुंचा $100 प्रति बैरल के रिकॉर्ड स्तर पर। मास्को दौरे पर गए इमरान खान को अमेरिका ने दी हिदायत, कहा रूस के विरोध में आवाज उठाए पाक। मायावती ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा चुनाव जीतने के लिए आतंकवाद और केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल दुर्भाग्यपूर्ण। देश में कोरोना के मामलों में मामूली गिरावट, पिछले 24 घंटों में 13,148 केस दर्ज, 302 लोगों की मौत। यूक्रेन रूस में तनाव के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सैन्य कार्रवाई का आदेश दे दिया है। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन की सेना हथियार डाल दे। इसके बाद यूक्रेन के अलग अलग शहरों में लगातार धमाके की खबरें सामने आ रही हैं। एएफपी के मुताबिक पुतिन ने यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई के आदेश देते हुए कहा कि रूस का कब्जा करने का कोई भी इरादा नहीं है, लेकिन अगर कोई बाहरी खतरा होता है तो उसका फौरन जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही रूस ने यूक्रेन से लगी सीमा के पास करीब 2 लाख जवानों को तैनात भी कर दिया है। इधर यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाके की कई आवाज सुनी जा रही है। विस्फोट की आवाज क्रेमटोर्स्क और यूक्रेन के तीसरे सबसे बड़े शहर ओडेशा में भी सुनाई दे रही है। पुतिन ने कहा है कि जो कोई भी हमारे साथ हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है या हमारे लोगों के लिए खतरा पैदा करने की कोशिश करता है तो उसे पता होना चाहिए कि रूस की प्रतिक्रिया तत्काल होगी और आपको ऐसे परिणामों की ओर ले जाएगी जैसा आपने कभी इतिहास में पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। उन्होंने आगे कहा कि यूक्रेन में हमारी योजना में यूक्रेन के क्षेत्र पर कब्जा करना शामिल नहीं है। इधर रूस की सैन्य कार्रवाई के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री का बयान आया है। उन्होंने कहा कि रूस ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि यूक्रेन के शांतिपूर्ण शहरों में हमले किए जा रहे हैं। यह युद्ध को लेकर कदम है, यूक्रेन इससे अपनी रक्षा करेगा और युद्ध जीतेगा। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि दुनिया को आगे आकर पुतिन को रोकना चाहिए। यह समय अब कार्रवाई का है। देशवासियों को महंगाई का तगड़ा झटका लगने वाला है। पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी के लिए आप अपनी कमर अब कस लीजिए। रूस द्वारा यूक्रेन के पर हमले और युद्ध के आसार के चलते कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल के रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंचे हैं। सितंबर 2014 के बाद यह पहला मौका है जब कच्चा तेल $100 प्रति बैरल को छू रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पूरी तरह से छिड़ गया है तो कच्चा तेल और भी महंगा हो सकता है। कच्चे तेल के दामों पर नजर रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च एजेंसियों की माने तो कच्चे तेल के दाम और ऊपर जा सकते हैं। 2022 में कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल को छूने की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। वहीं जेपी मॉर्गन ने तो 2022 में $125 प्रति बैरल और 2023 में $150 प्रति बैरल तक दाम छूने की भविष्यवाणी की है। कच्चे तेल के दामों में आग लगी है। 2022 में कच्चे तेल के दामों में 25% से ज्यादा उछाल आ चुका है। बीते 2 महीनों में लगातार कच्चे तेल के दामों में तेजी देखी जा रही है। यूक्रेन संकट चरम पर पहुंच गया है और इस बीच अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मास्को यात्रा पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन में रूस के कार्यों पर आपत्ति जताना हर जिम्मेदार देश की जिम्मेदारी है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बुधवार को कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन संकट को लेकर पाकिस्तान को अपनी स्थिति से अवगत करा दिया है। नेड प्राइस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमने रूस के यूक्रेन पर फिर से नए सिरे से आक्रमण के बारे में अपनी स्थिति से पाकिस्तान को अवगत करा दिया है और हमने उन्हें युद्ध पर कूटनीति को आगे बढ़ाने के अपने प्रयासों के बारे में जानकारी दी है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने आगे कहा है कि अमेरिका यूक्रेन के साथ अपनी साझेदारी को अमेरिकी हितों के लिए अहम मानता है। अमेरिका ने इमरान के दौरे को लेकर कहा है कि किसी भी जिम्मेदार देश को रूस के कदम के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बुधवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने और आर्थिक सहयोग समेत कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मास्को के लिए रवाना हुए हैं। इसके अलावा एजेंडे में तालिबान नियंत्रण, अफगानिस्तान और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग में 2 देशों और उनकी पारंपरिक चिंताओं को भी शामिल किया गया है। इमरान खान के इस दौरे से पाकिस्तान को ऊर्जा क्षेत्र और क्षेत्रीय संपर्क में रूस के साथ आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। यूपी में चल रहे 5वें चरण के विधानसभा के बीच आज
बसपा प्रमुख मायावती ने बीजेपी पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा विधानसभा का चुनाव में भाजपा को जो है इस बार समर्थन लोगों का नहीं मिल रहा है। एजेंसियों की गतिविधि को भी लेकर जो कुछ भी हो रहा है यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता जरूर सतर्क रहे। यूपी में हुए पिछले 4 चरण के मतदान में बसपा प्रमुख चुनाव में काफी कम सक्रिय दिखाई दे रही थी, लेकिन चौथे चरण के मतदान से बसपा प्रमुख की जो सक्रियता है वो अचानक से बढ़ गई है। यूपी के चौथे चरण के चुनाव में बसपा प्रमुख ने सियासी तीर चलाने शुरू कर दिए हैं। बुधवार को यूपी के चौथे चरण के चुनाव में 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान के दौरान अपना वोट डालने के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने घर से निकली और लखनऊ में अपना वोट डाला। वोट देने के बाद मायावती ने कहा कि मुसलमान समाजवादी पार्टी से खुश नहीं है, वे उन्हें वोट नहीं देंगे। यूपी के लोगों ने वोट देने से पहले ही सपा को नकार दिया है, क्योंकि सपा को वोट देने का मतलब गुंडा राज, माफिया राज है। सपा सरकार में हुए दंगे सपा नेताओं के चेहरे बता रहे हैं कि वे सत्ता में नहीं आ रहे हैं। मायावती ने मतदाताओं से वोट डालने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि मतदाताओं से अपील है कि लोकतंत्र का उत्सव है, उनको वोट डालने के लिए जरूर निकलना चाहिए। उनका एक एक वोट जरूरी है और इस समय परम पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों की वजह से ही हमें वोट डालने का अधिकार भी मिला है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामलों में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 14,148 नए केस सामने आए हैं और इस दौरान 302 लोगों की मौत भी हो गई है। कल 15,102 मामले दर्ज किए गए थे, यानी कि कल की तुलना में आज मामले घटे हैं। देश में पिछले दिन 30,009 लोग ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 1,48,359 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,12,924 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,22,19,896 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस के 766 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और 5 संक्रमितों ने इस दौरान दम तोड़ दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण दर आंशिक रूप से घटकर 1.37% रह गई है। दिल्ली में कोविड के कुल मामले बढ़कर 18,53,428 हो गए हैं, जबकि 26,086 लोगों की जान जा चुकी है। मंगलवार को जो है 756 मामले सामने आए थे, 5 लोगों की इस दौरान जान गई थी और संक्रमण दर 1.52% थी। सोमवार को 586 मामले सामने आए और इस दौरान भी 4 लोगों की जान गई थी और संक्रमण दर 1.37% थी। दिल्ली में संक्रमण के दैनिक मामलों में गिरावट आई है। यहाँ 13 जनवरी को सबसे ज्यादा 28,867 मामले आए थे। शहर में 14 जनवरी को 30.6% संक्रमण दर रिकॉर्ड की गई है, जो महामारी की मौजूदा लहर में सबसे ज्यादा है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, रूस ने बंद किए एयरपोर्ट, पुतिन ने दी धमकी। भारत के लिए बुरी खबर, रूस यूक्रेन तनातनी के चलते कच्चे तेल का दाम पहुंचा $100 प्रति बैरल के रिकॉर्ड स्तर पर। मास्को दौरे पर गए इमरान खान को अमेरिका ने दी हिदायत, कहा रूस के विरोध में आवाज उठाए पाक। मायावती ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा चुनाव जीतने के लिए आतंकवाद और केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल दुर्भाग्यपूर्ण। देश में कोरोना के मामलों में मामूली गिरावट, पिछले 24 घंटों में 13,148 केस दर्ज, 302 लोगों की मौत। ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। यूपी में 14 चरण के चुनाव के बाद अब 5वें चरण के लिए राजनीतिक दल जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौशाम्बी पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान उस वाक्य का भी जिक्र किया जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मंच पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा को स्वीकार न करते हुए दिखाई दिए। पीएम मोदी ने अखिलेश पर वार करते हुए कहा कि मैंने कौशाम्बी का एक वीडियो देखा है जहां पर परिवारवादी दलितों का अपमान कर रहे थे।
पीएम मोदी ने जनता से कहा है कि इन परिवारवादियों ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा को नहीं स्वीकारा, जो केवल उनका नहीं बल्कि दलित, पिछड़ों और गरीबों का अपमान है। उन्होंने आगे कहा कि इन लोगों ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा को लेने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है, लेकिन चांदी का मुकुट देखते ही उसे लपक लिया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस पूरे घटनाक्रम की वीडियो को शेयर करते हुए श्री अखिलेश यादव जी, भगवान तथागत गौतम बुद्ध से इतनी नफरत क्यों करते हो? क्या यह भी नई सपा का चरित्र है? विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कौशाम्बी महाभारत, रामायण, पुराणों तक में प्रसिद्ध नगरी है, लेकिन घोर परिवारवादियों ने राज्य में कौशाम्बी को विकास के लिए तरसा दिया गया। यह हमारी डबल इंजन की सरकार है जो पूरी ईमानदारी से कौशाम्बी के विकास में जुटी है। कौशाम्बी को बौद्ध सर्किट से जोड़ने का काम भी हमारी सरकार ने ही किया है। कौशाम्बी में ही राम वन गमन पथ योजना का भी काम तेजी से चल रहा है। हम कौशाम्बी सहित पूरे प्रदेश की समृद्धि, प्रगति और संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पहले की सरकारों में गरीब के लिए जो है भेजा अनाज माफिया के पास पहुंच जाता था। दुकान के सामने कब राशन बांटने की तारीख लिखी और कब राशन खत्म हो गया, यह गरीब को पता नहीं चलता था। उनके मंत्री, सांसद, विधायक, ये सारे परिवारवादी टोलियां गरीबों का राशन लूटने में शामिल रहते थे। इतना नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद का जिक्र किया और कहा कि लोगों को राष्ट्र के सम्मान से जुड़ी हर बात से दिक्कत है। आजादी के बाद राष्ट्र को मजबूती देने का सबसे बड़ा काम किसी ने किया है तो वो सरदार पटेल ने किया है। सरदार पटेल के सम्मान में हमने उनकी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनवाई। ये लोग आतंक के सामने आंख पर पट्टी बांध कर बैठ जाने वाले लोग हैं। ये लोग देश हित को दांव पर रखकर वोट खोजते रहते हैं और इसलिए आतंक को कभी खत्म नहीं कर सकते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की 2 साल बाद हुई मुलाकात के सियासी गलियारे में जबरदस्त चर्चा हो रही है। इस मुलाकात को इसी साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि सच्चाई यह है कि दोनों की अपनी अपनी मजबूरियां हैं, रिश्ते के बीच बनी दूरी को कम कर रही है। दरअसल वर्तमान समय में दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। नीतीश बिहार में जदयू का पुराना आधार वापस पाने के लिए बेचैन है, जबकि प्रशांत किशोर के पास बिहार के जरिए अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने का कोई विकल्प नहीं है। प्रशांत की कांग्रेस के जरिए बिहार में स्वतंत्र राजनीति कर अपना मजबूत सियासी कद बनाने की योजना परवान नहीं चढ़ पाई। दूसरी ओर नीतीश पूरी ताकत लगाने के बाद भी पुराना आधार वापस पाने की परिस्थिति नहीं बना पा रहे हैं। बीते विधानसभा चुनाव में जो दलित और अति पिछड़ा वर्ग जदयू की ताकत थी, उसमें भाजपा ने घुसपैठ कर ली है। भाजपा से हाथ मिलाने के बाद जदयू का मजबूत पसमानदा मुसलमान वोट बैंक भी खत्म हो गया है। नीतीश चाहते हैं कि जदयू फिर से इन वर्गों में अपनी पुरानी पैठ को कायम करे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार कुकी उग्रवादी समूहों के साथ शांति वार्ता करेगी और उनकी समस्याएं अगले 5 साल में सुलझ जाएंगी। जिस तरह पड़ोसी राज्य असम में उग्रवादी समस्या को सुलझा लिया गया है, उसी तरह किसी भी कुकी युवा को हथियार उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मणिपुर के चूड़ाचंदपुर जिले में एक चुनावी रैली में उन्होंने यह भरोसा जताया है कि कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट जैसे आतंकी समूह जो है मणिपुर में कुकी जनजाति के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। सरकार ने उनके साथ अपनी गतिविधियां रोकने का समझौता भी किया है। अमित शाह ने कहा कि हम पर भरोसा रखें, हम पहाड़ों और मणिपुर के सभी कुकी संगठनों से वार्ता करेंगे और युवाओं को देश की प्रगति में साझेदार बनने का मौका देंगे। उन्होंने दावा किया कि असम में बोडोलैंड का मुद्दा सुलझा लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत का दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर 9 मार्च को सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बुधवार को चीफ जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की 3 सदस्यीय के समक्ष राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने के लिए अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की है। पीठ ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए 9 मार्च को सुनवाई करने का निर्णय लिया है। इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि मामले को सुना जाना चाहिए और इसे सूची से हटाया नहीं जाए। पीठ ने मौखिक रूप से कहा है कि 9 मार्च को तय किया जाएगा कि उसे मामले को कब आगे बढ़ाना है या नहीं। तब स्वामी ने कहा कि केंद्र ने एक जवाबी हलफनामा दायर किया है और यह मामला लंबे समय से लंबित है। पिछले साल अप्रैल में तत्कालीन चीफ जस्टिस एएस बोबडे की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने निर्देश दिया था कि राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत घोषित करने की मांग वाली याचिका की अगले सीजेआई एनवी रमना के समक्ष जो है सूचीबद्ध किया जाए। राम सेतु एक पुल है जो तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर चूना पत्थर की एक श्रृंखला है।
यह एक दक्षिण भारत में रामेश्वरम के पास बम्बन द्वीप से श्रीलंका के उत्तरी तट पर मन्नार द्वीप तक जाता है। इस पुल का जिक्र महाकाव्य रामायण में है, जिसमें कहा गया है कि सीता को बचाने के लिए श्रीलंका पहुंचने के लिए भगवान राम द्वारा इस पुल का निर्माण किया गया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को किसानों को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि बैंक राज्य में सभी वर्ग सभी समुदाय के लोगों को ऋण एवं अधिक से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी में कहा कि मुझे आम जनता विशेषकर महिलाओं ने बैंकों द्वारा ऋण मुहैया नहीं कराए जाने की शिकायतें की हैं। आमजनों द्वारा बैंकों के प्रति शिकायतों से ऐसा प्रतीत होता है कि जरूरतमंदों के साथ बैंकों का रवैया उदासीन रहता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋण उपलब्ध कराने के प्रति उदासीन रवैया ठीक नहीं है, कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के काल में जब रोजगार सृजन की सभी व्यवस्थाएं लगभग बंद थी, तब कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र थी जिसे अर्थव्यवस्था को उसने बचाए रखा। सोरेन ने कहा कि कृषि हमेशा ग्रामीणों की ताकत रही है। खेती कृषि कार्य को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का भी संचालन किया है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, रूस ने बंद किए एयरपोर्ट, पुतिन ने दी धमकी। भारत के लिए बुरी खबर, रूस यूक्रेन तनातनी के चलते कच्चे तेल का दाम पहुंचा $100 प्रति बैरल के रिकॉर्ड स्तर पर। मास्को दौरे पर गए इमरान खान को अमेरिका ने दी हिदायत, कहा रूस के विरोध में आवाज उठाए पाक। मायावती ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा चुनाव जीतने के लिए आतंकवाद और केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल दुर्भाग्यपूर्ण। देश में कोरोना के मामलों में मामूली गिरावट, पिछले 24 घंटों में 13,148 केस दर्ज, 302 लोगों की मौत। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। अमेरिका कनाडा सीमा पार करने वाले ट्रक ड्राइवरों के लिए वैक्सीन की अनिवार्यता का कड़ा विरोध करने के लिए ओटावा में जुटे हजारों प्रदर्शनकारियों ने अपना प्रदर्शन समाप्त करने के बाद पीएम जस्टिन ट्रूडो ने आपातकालीन शक्तियों को वापस ले लिया है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की थी कि अधिकारी कोविड-19 प्रतिबंध हटा दें। वैक्सीन की अनिवार्यता को लेकर शुरू हुए प्रदर्शन से जुड़े विभिन्न समूहों में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के विरोध में एकजुट होकर उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया था। उनकी सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे। आंदोलन में पीएम ट्रूडो की मुसीबत बढ़ेगी या घटेगी, यह देखना होगा। गुरुवार को प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी संसद में कहा था कि वक्त आ गया है कि ऐसी गैर कानूनी और खतरनाक गतिविधि पर रोक लगाई जाए। यह हमारी अर्थव्यवस्था और व्यापार में भागीदारों के लिए खतरा है, यह सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा है। आपको बता दें कि संसद से कुछ ही दूरी पर 300 से ज्यादा ट्रक खड़े हैं। एलन मस्क ने बुधवार को एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने कनाडा में विरोध प्रदर्शन कर रहे ट्रकर्स को अपना समर्थन दिया था और उनके इस ट्वीट ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया था। मस्क ने एक मीम भी शेयर किया था। इसमें हिटलर की फोटो थी, उस पर लिखा था कि मेरी तुलना जस्टिन ट्रूडो से मत करना। इसके नीचे लिखा था कि हेट अ बजट। इस ट्वीट के बाद काफी हंगामा हुआ था और बाद में यह मुद्दा यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में भी आया। मस्क के इस ट्वीट के बाद लोगों ने उनकी आलोचना शुरू कर दी थी। कुछ लोगों ने मस्क को माफी मांगने के लिए कहा तो कईयों ने सजा देने की मांग की थी। इससे पहले मस्क ने जनवरी में भी ट्रक ड्राइवर्स के प्रदर्शन का समर्थन किया था। राजधानी में करवट लेते मौसम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। इस कड़ी में बुधवार की सुबह बीते 4 सालों में दूसरी गर्म सुबह रही। सर्द हवाएं चलने के कारण न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 अधिक 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले 2018 में पारा इतना अधिक रिकॉर्ड किया गया था। मौसम विशेषज्ञों ने संभावना जताई कि अगले 24 घंटे में मौसम वो करवट लेगा और कुछ जगहों पर
बारिश भी हो सकती है। इसका असर दिल्ली एनसीआर में बारिश के रूप में देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य के बराबर 24.8 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन भर धूप खिली रहनी और सर्दी से राहत मिलती रही। हालांकि शाम होते ही मध्य स्तर की हवाएं चलने की वजह से हल्की सर्दी का एहसास बना रहा। बीते 24 घंटे में हवा में नमी का स्तर 58% से लेकर 87% तक दर्ज किया गया। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे मौसम साफ रहने के साथ अधिकतम तापमान 27 व न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। नशा तस्करी केस में फंसे अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया आज मोहाली कोर्ट में आत्मसमर्पण करेंगे। मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत बुधवार को ही खत्म हो गई थी। अब वह रेगुलर जमानत के लिए याचिका दायर करेंगे। इससे पहले बुधवार को भी एसआईटी उनका इंतजार करती रही, लेकिन मजीठिया नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस को 23 फरवरी तक विक्रम मजीठिया को ड्रग मामले में गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया था। वहीं मजीठिया को 20 फरवरी को होने वाला पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद निजी अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश भी दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया था कि वह ड्रग मामले में आत्मसमर्पण करने के बाद मजीठिया की जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करें। मजीठिया को पिछले साल 20 दिसंबर को ड्रग से संबंधित एनडीपीएस एक्ट के तहत नामजद किया गया था। 24 जनवरी को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका जो थी वो खारिज कर दी थी। इससे पहले 10 जनवरी को हाई कोर्ट ने मजीठिया को गिरफ्तारी से राहत दी थी और 12 जनवरी को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था। बाद में गिरफ्तारी से राहत 18 जनवरी तक बढ़ा दी गई थी। विक्रम मजीठिया पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के साले हैं। माझा के जर्नैल के नाम से प्रसिद्ध विक्रम मजीठिया इस बार पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिद्धू के खिलाफ अमृतसर पूर्व से चुनाव लड़ रहे हैं और इससे पहले वह मजीठिया से अकाली दल के उम्मीदवार थे। सिद्धू ने उन्हें अपने सामने चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी, जिसके बाद उन्होंने मजीठा सीट छोड़ दी थी और केवल अमृतसर पूर्व से लड़ने का जो चुनाव था उसका ऐलान किया था। मजीठा से उनकी पत्नी गनीव कौर को उम्मीदवार बनाया गया। हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार खालिस्तान हैंडलरों को पुलिस पंजाब लेकर गई है। आतंकियों को पंजाब के मोगा व मोहाली समेत अन्य स्थानों पर ले जाया जाएगा, जहां से पुलिस उनकी निशानदेही पर सबूत एकत्रित करेगी। साथ ही उनके अन्य साथियों का पता लगाया जाएगा। पुलिस वहां पंजाब पुलिस की भी मदद लेगी। पंजाब पुलिस और खुफिया एजेंसी से इनपुट मिलने के बाद शनिवार को सीआईए सोनीपत ने गांव जुआ निवासी सागर, सुनील उर्फ पहलवान और जतिन को काबू किया था। पुलिस ने तीनों के कब्जे से AK-47, 3 विदेशी पिस्तौल और 56 कारतूस बरामद किए थे। इसके बाद उनके साथी राजपुर निवासी सुरेंद्र उर्फ सोनू को 2 पिस्तौल व 6 कारतूस के साथ पकड़ा था। आरोपी ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे। आतंकी जो है उर्फ जटा पाकिस्तान में रह रहे आतंकी लखवीर सिंह रोड कनाडा में शरण लिया आतंकी हरदीप सिंह निज्जर व अर्शदीप सिंह डाला के इशारे पर ये लोग काम कर रहे थे। आरोपियों से आईबी व एएनआई की टीम के साथ ही एडीजीपी सीआईडी आलोक मित्तल और रोहतक रेंज के आईजी ममता सिंह ने भी टीम से पूछताछ कर चुकी है। इस बाद सोनीपत पुलिस की टीम बुधवार दोपहर बाद उनको लेकर पंजाब रवाना हो गई। टीम डीएसपी विपिन कादियान के नेतृत्व के मामले में जांच कर रही है। डीएसपी विपिन कादियान ने बताया कि टीम आरोपियों को लेकर पंजाब आई है। पुलिस उनके बारे में लगातार साक्ष्य जुटा रही है। पंजाब में उन्हें हथियार उपलब्ध कराए जाने से लेकर अन्य सबूत खंगाले जा रहे हैं। उनके साथियों के बारे में भी जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। मानहानि मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को 19 अप्रैल को भटिंडा जिला अदालत में पेश होने का आदेश जारी किया गया है। किसान आंदोलन के दौरान कंगना ने अपने ट्वीट से बुजुर्ग महिला किसान को 100 रुपए से लेकर धरने में शामिल होने वाली बात कही थी, जिसके खिलाफ महिला किसान महिंदर कौर ने अदालत में केस दायर कर दिया था। जिले के गाँव बहादुरगढ़ जटिया की रहने वाली 87 वर्षीय महिला किसान महिंदर कौर ने जिला अदालत से कंगना के खिलाफ मानहानि का केस किया है। इस केस में जिला अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई। बुजुर्ग महिला किसान के वकील रघुवर सिंह बहनीवाल ने बताया कि इस मामले में 4 जनवरी 2021 को कोर्ट में केस दायर किया गया था, जिसकी करीब 13 महीने सुनवाई चली। अब कोर्ट ने कंगना को सम्मन जारी कर दिया है। अदालत ने
कंगना को 19 अप्रैल 2022 को कोर्ट में पेश होने का आदेश भी दिया है। कंगना ने किसान आंदोलन में शामिल बुजुर्ग महिला किसान महेंद्र कौर को बिलिकस बानो समझ लिया था, जो शाहीन बाग में एंटी CAA प्रदर्शन का चेहरा रही हैं। महेंद्र कौर ने कहा है कि कंगना ने उनकी तुलना किसी दूसरी महिला से की। उन्होंने कहा कि कंगना के ट्वीट से उन्हें मानसिक परेशानी हुई है। परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, ग्रामीणों और आम लोगों के बीच उनकी छवि को ठेस पहुंची है। इस घटना के बाद पंजाब भर में कंगना का विरोध शुरू हो गया था। इससे पहले कंगना को किसानों ने श्री कीरतपुर साहिब में घेर लिया था, जहां उनकी इसी टिप्पणी का विरोध जताया गया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, रूस ने बंद किए एयरपोर्ट, पुतिन ने दी धमकी। भारत के लिए बुरी खबर, रूस यूक्रेन तनातनी के चलते कच्चे तेल का दाम पहुंचा $100 प्रति बैरल के रिकॉर्ड स्तर पर। मास्को दौरे पर गए इमरान खान को अमेरिका ने दी हिदायत, कहा रूस के विरोध में आवाज उठाए पाक। मायावती ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा चुनाव जीतने के लिए आतंकवाद और केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल दुर्भाग्यपूर्ण। देश में कोरोना के मामलों में मामूली गिरावट, पिछले 24 घंटों में 13,148 केस दर्ज, 302 लोगों की मौत।